हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। प्रश्न आपको दिया गया है क्या, जिस तरह 6 32 से संबंधित है, 11 117 से संबंधित है, उसी तरह हमें बताना है कि 10 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न मिले तो हमें करना क्या होता है, हमारा अप्रोच क्या होता है। हम सबसे पहले देखते हैं कि जो दो संख्याओं का पेयर दिया होता है, जैसे 6 और 32 का दिया है, 11 और 117 का, इनमें संबंध क्या है। जैसे 11 और 117 में संबंध क्या है, 11 से कैसे 117 बन रहा होगा, 6 से 32 कैसे बन रहा होगा। जो लॉजिक, जो संबंध हमें यहाँ मिलेगा, वही लॉजिक संबंध हम लोग 10 और क्वेश्चन मार्क में लगाएंगे। ठीक है, तो अगर 6 से यहाँ पे 32 हो रहा है तो हमें देख रहे हैं कि 6 से बहुत बड़ी संख्या बन रही है 32। तो हम स्क्वायर करके देख लेते हैं। अगर 6 का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा, 36 होगा। और 36 में से अगर हम क्या कर दें, -4 कर दें। समझिएगा ध्यान से, अगर इसमें से -4 कर दें तो 32 आपका आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यानी इसी तरह हम लोग सेम यहाँ करके देखते हैं कि यही आपका संबंध बन रहा है कि नहीं। 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, 121, और -4 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 117। यानी कि हमें पता चल गया कि कहानी क्या है, फिल्म क्या चल रहा है। हो क्या रहा है कि पहली संख्या का स्क्वायर किया जा रहा है और उसमें से -4 करने पर दूसरी संख्या आ रही है। ठीक है, तो सेम चीज़ हम लोग 10 में कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना बन जाएगा आपका, 10 का स्क्वायर -4 कर लेंगे। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 100 हो गया। और 100 माइनस कितना हो गया आपका 4, कितना हो जाएगा, 96। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। किस ऑप्शन में 96 दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न आपको दिया गया है 6 7 11 20। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखिए, जब भी आपको सीरीज का प्रश्न मिले तो एक बात आप लोग पहली नज़र में जरूर देखिए सीरीज में, कि सीरीज असेंडिंग आर्डर में है कि डिसेंडिंग आर्डर में। असेंडिंग आर्डर का मतलब हो गया कि बढ़ते क्रम में। यहाँ पे 6 है, 7 हो रहा है, तब 11, तब 20। यानी अगर सीरीज असेंडिंग आर्डर में होगा तो हो क्या रहा होगा कि कुछ ना कुछ उसमें या तो प्लस हो रहा होगा या तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तभी तो संख्याएं बढ़ सकती हैं और ऐड हो रहा होगा। लेकिन जब भी दो संख्याओं के बीच डिफरेंस कम होता है ना, तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ सम हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे 6 से क्या हो रहा है आपका, 7 हो रहा है। यानी +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 से क्या बन रहा है आपका, 11 बन रहा है। यानी 7 में कितना ऐड कर देंगे, 11 आ जाएगा, 4 ऐड कर देंगे तो। और 11 से 20 बन रहा है, इसमें कितना ऐड कर देंगे, तो 9 ऐड कर देंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बन जाएगा। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी हो क्या रहा है कि पहले 1 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, उसके बाद 2 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, उसके बाद 3 का स्क्वायर हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 का स्क्वायर ऐड होगा, क्योंकि सीरीज चल रहा ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 4 का स्क्वायर ऐड होगा। यानी 4 का स्क्वायर ऐड करने का मतलब हो गया +16 ऐड करेंगे। जब 20 में +16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 36। 36 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए, प्रश्न तो आप कोई कर जाएंगे, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप बारीकियों को समझिए, एडवांस चीज़ों को समझिए कि अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप क्वेश्चनों की बारीकियों को समझेंगे तो क्वेश्चन आते ही आपको करना क्या है, उसको सॉल्व करने के लिए आप समझ जाएंगे। तो इसलिए जो मैं बारीकी बता रहा हूँ उस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं, रस्सी, फिलामेंट, बल्ब और स्विच। इनमें बताना है कि एक विषम है और 3 किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अगर बल्ब को देखें, फिलामेंट को देखें और स्विच को देखें तो ये तीनों क्या हैं, बिजली के समान है। क्या है, बिजली से संबंधित है कि नहीं, ये तीनों चीज़ बिल्कुल है। क्योंकि बल्ब क्या होता है, बल्ब ऐसा एक उपकरण होता है जिसे
उजाला होता है। स्विच क्या होता है? ऑन ऑफ करने वाला होता है। फिलामेंट क्या होता है? बल्ब के अंदर होता है। तो ये तीनों चीज़ें हैं क्या है? बिजली से संबंधित सामान है। लेकिन जो आपका रस्सी है बिजली से संबंधित नहीं है, तो आपका विषम चारों में कौन सा हो जाएगा? रस्सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक्स की रैंक ऊपर से 15वीं है और कक्षा में कुल 40 छात्र हैं। कितने हैं? कक्षा में कुल 40 छात्र हैं। तो कक्षा में एक्स की नीचे से कौन सी रैंक है? देखिए यह फिक्स सेट पैटर्न का प्रश्न है और इसको करने का एक फिक्स सेट पैटर्न होता है। कुछ हमें करना नहीं होता। जो टोटल विद्यार्थी होते हैं, हमें नीचे से रैंक निकालना है ना, तो नीचे से रैंक बराबर क्या हो जाएगा? जो टोटल विद्यार्थी हैं उसको लिखिए और माइनस ऊपर से रैंक 15 है उसको लिखिए, घटाइए और +1 ऐड कर दीजिए। तो 40 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 25, और 25 + 1 बराबर 26। यानी कि एक्स का नीचे से जो रैंक होगा 26 होगा। 26 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए इसको आप सोच भी सकते हैं कि इसको ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि 40 माइनस 15 पुनः +1 किया जा रहा है। आप समझिए कि मान लीजिए 40 जब छात्र हैं तो शुरू से तो 15वीं रैंक है, तो 15वीं रैंक के बाद कितने विद्यार्थी होंगे? 25 विद्यार्थी होंगे। तो लास्ट से हम जब देखना शुरू करेंगे रैंक, तो 25 तक तो आएंगे ही, और जो 15वां रहेगा वो क्या बन जाएगा? 26वां हो जाएगा। तो नीचे से रैंक क्या हो जाएगा? 26वां हो जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह का प्रश्न जो है एसएससी में एक जरूर आता है, कंफर्म होता है, आता है। और इस तरह के प्रश्न को करने का अप्रोच क्या होता है? या तो हम नीचे की तरफ सॉल्व करते हैं या तो हम पैरेलल सॉल्व करते हैं। दो ही तरीका होता है इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का। और जो देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो 8 7 6 90 बन रहा है, 7 6 5 65 बन रहा है, 6 5 4 4 बन रहा है। इस चीज़ को देखिए ध्यान से, जिधर भी बड़ी संख्या बनती है ना उधर ही हम सॉल्व करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा केसेज में क्या होता है? उधर ही सोल्यूशन बन के आता है। तो इधर अगर हम लोग देख रहे हैं कि नीचे क्या बन रहा है? 90 65 बन रहा है, यानी बड़ी संख्या बन रही है, तो हम लोग नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे तो 8 7 और 6 को जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर 8 और +7 कर दे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, 8 + 7 कर दें और गुणे 6 कर दें तो 90 बन जाएगा। क्यों? 8 7 15 और 15 6 90। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे करेंगे 7 6 कितना हो गया? 13, और 13 गुणे 5 कर लेंगे तो कितना बन गया हमारा? 65 बन गया। ठीक है, यानी कि हो क्या रहा है कि पहली जो दो संख्याएं हैं उनका सम हो रहा है और तीसरी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे चौथी संख्या बन रही है। तो सेम चीज़ हम लोग इसमें कर लेते हैं। 6 5 4 में 6 और 5 ऐड करेंगे तो 11 होगा, और 11 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चौक 44। यानी कि हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? 44। 44 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। बिल्कुल यह जो प्रश्न आपका दिया गया है बिल्कुल प्रश्न नंबर 1 के समान है। इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं वो 3 प्रकार से बन सकती हैं। एक तो आपको नंबर दे देगा, या तो आपको अल्फ़ाबेट देगा। नंबर वाला हमने 1 नंबर क्वेश्चन किया, और अल्फ़ाबेट वाला जो हम 6 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं अल्फ़ाबेट वाला ये आपका हो गया। और एक और क्वेश्चन बनता है जहाँ पे आपको शब्द दे देगा। ठीक है, तो यही मोस्टली 3 प्रकार का इस टाइप में प्रश्न बनता है। आप लोग अल्फ़ाबेट वाला देख रहे हैं। और देखिए कोई भी क्वेश्चन करिए ना तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का, इस टाइप का क्वेश्चन कितने प्रकार का बन सकता है। तभी तो आपको एग्जाम में अगर आएगा तो आप किसी भी प्रश्न को स्किप नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। ठीक है, और अगर अल्फ़ाबेट वाला जब भी देता है ना तो कुछ नहीं होता है। BFK है ना और IMR, इनमें रिलेशन जानते हैं क्या होगा? जो BFK है ना इसके प्लेस वैल्यू में या तो कुछ प्लस होगा या तो कुछ माइनस होगा, तो IMR बनेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। B का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। F का कितना होता है? 6 होता है। K का कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, I का कितना होता है? 9 होता है। M का कितना होता है? 13 होता है। R का कितना होता है? 18 होता है। अब एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो 2 से 9 हो रहा है, यानी +7 बन रहा है। ऐड करेंगे 2 में तो 9 आ जाएगा। 6 से 13 हो रहा है, +7 ऐड 6 में कर देंगे तो 13 आ जाएगा। और 11 से 18 हो रहा है, यानी +7 11 में कर देंगे तो 18 हो जाएगा।
यानी हो क्या रहा है कि बी एफ के प्लेस वैल्यू में 7 ऐड करने पे आई एम आर आ रहा है। तो सेम हम लोग डीजीपी में भी कर देते हैं। अब यहाँ पे डीजीपी में देखिए, एग्जाम में आपको ऐसे लिख के बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, मैं समझाने के लिए आपको ऐसे बता रहा हूँ, बट आप एग्जाम में ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। डीजीपी के लिए हम लोग कर लेते हैं +7 इसके प्लेस वैल्यू में हम डायरेक्ट यहाँ करेंगे। डी का 4 प्लेस वैल्यू होता है, उसमें 7 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 किसका प्लेस वैल्यू होता है? के का, ठीक है। और जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 7 होता है, उसमें 7 ऐड करेंगे तो 14, और 14 प्लेस वैल्यू एन का होता है। पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, 16 में 7 ऐड करेंगे तो 23, और 23 प्लेस वैल्यू किसका होता है? डब्ल्यू का। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा आ जाएगा के एन डब्ल्यू। के एन डब्ल्यू किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए सेम प्रश्न है, हमको टाइप तीसरा मिल गया, यानी शब्द वाला हमको मिल गया, ठीक है। और शब्द वाले में भी सेम चीज़ यही होता है, हमें देखना होता है कि दो में क्या संबंध है, वही हम क्वेश्चन मार्क और शब्द वाले में यूज करके निकालते हैं। जैसे अगर धातु और चांदी की बात करें तो चांदी क्या होता है? धातु का एक प्रकार होता है कि नहीं? धातु का एक प्रकार क्या होता है? चांदी होता है। उसी तरह हम देखेंगे कि लकड़ी का प्रकार क्या है? स्टूल तो हो नहीं सकता है। स्टूल एक प्रकार का लकड़ी होता है? नहीं होता है। ये अलग बात है कि स्टूल लकड़ी का बना होता है। कुर्सी क्या प्रकार होता है? लकड़ी का नहीं होता है। ये अलग बात है कि लकड़ी का ही कुर्सी बना होता है। मेज प्रकार होता है लकड़ी का? नहीं। ये अलग बात है कि मेज भी लकड़ी का बना होता है। लेकिन आपका जो सागौन है यह क्या होता है? लकड़ी का एक प्रकार होता है। सागौन एक पेड़ होता है जिससे हमें लकड़ी प्राप्त होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी सागौन भी एक प्रकार का क्या है? लकड़ी है। क्या है? एक प्रकार का लकड़ी है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7 जून 1983 को मंगलवार था, तो 7 जून 1984 को कौन सा दिन था? देखिए सेट पैटर्न का एक क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न एक आता ही है और बिल्कुल इसका फिक्स तरीका होता है सॉल्व करने का। देखिए आप लोग इस चीज़ को समझिएगा, अगर मान लीजिए ना कि आज कौन सा दिन है, समझिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए 2 जनवरी 2000, समझिएगा 2 जनवरी 2015 से, ठीक है, 2 जनवरी 2015 मत लीजिए, 2 जनवरी मान लीजिए, 15 से भी कर सकते थे लेकिन थोड़ा सा इजी बताने के लिए 2 जनवरी आपका 2011 है, समझिए, ठीक है। तो 2 जनवरी 2011 से जब हम 12 में जाएंगे, 2 जनवरी 2012 में, ठीक है। तो 2012 अगर हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे 2 जनवरी 2011 को क्या था? मान लीजिए मंगलवार था, ठीक है, मंगलवार था। तो हम 2 जनवरी 2012 को जाएंगे ना, मैं पूछूं कि 2 जनवरी 2012 को क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा ना कि मंगलवार में +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा बुधवार हो जाएगा 2 जनवरी 2012 को। यह तब हो रहा है कि जब नॉर्मल ईयर होता है। नॉर्मल ईयर क्यों है? क्योंकि 2011 भी एक नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। लेकिन 2012 लीप ईयर तो है, लेकिन हम जनवरी में ही बात कर रहे हैं, फरवरी पार नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इसमें +2 नहीं करेंगे। अगर यहीं पे ध्यान से समझिएगा, अगर यहीं पे मैं बात करूं किसका, यहाँ जनवरी का न बात करूं, यहाँ मैं बात करूं 3 मई 2011 का, तो यहाँ पे बताना होगा कि 3 मई 2012 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 मई 2011 तो नॉर्मल ईयर है, लेकिन 3 मई 2012 की जब बात करेंगे, मई की बात करेंगे, तो फरवरी भी आ चुका है, तो वहाँ पे मंगलवार में +2 कर देंगे, तो हमारा मंगल बुध BF गुरुवार आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी मोटा मोटा ये बात हुआ कि नॉर्मल ईयर में अगले साल सेम डे को जाने पे 1 दिन बढ़ता है और लीप ईयर में 2 दिन बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं 7 जून 1983 को मंगलवार था, तो 7 जून 1984 को ध्यान से देखेंगे तो 4 से कट जाएगा, यानी 7 जून 1984 क्या है? 1984 लीप ईयर है, तो यहाँ पे +2 होगा, और जब +2 करेंगे मंगलवार में तो क्या हमारा हो जाएगा? बन जाएगा गुरुवार। और गुरुवार किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या दिया है आपको? गाजर दिया है, खाद्य दिया है और साग सब्जी, इनके लिए हमें क्या बनाना है? एक डायग्राम बनाना है। इन तीनों में हम कॉमन देखेंगे, सबसे ज़्यादा कॉमन कौन है? तो सबसे ज़्यादा कॉमन खाद्य है, क्योंकि खाद्य के अंदर ही गाजर आता है। तो सबसे पहले हम खाद्य के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं।
ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे खाद्य बन गया। ओके, अब देखिएगा खाद्य बना लिए। जो साग सब्जियां होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, खाद्य के तो ये अंतर्गत आती है ना, तो सारी साग सब्जियां क्या आ जाएंगी, खाद्य के अंतर्गत आ जाएंगी। तो दूसरा सर्किल क्या हो गया आपका, साग और सब्जी। ठीक है, साग सब्जी बन गया। और जो साग सब्जी, जो गाजर होता है आपका ना, वो साग सब्जी के अंदर आता है, तो गाजर बीच वाला सर्किल बन गया। तो कुछ इस तरह का हमारा डायग्राम बनेगा, यानी बीच में गाजर रहेगा, उसके बाद साग सब्जी, उसके बाद खाद्य। इस तरह का डायग्राम किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अलका और पलक बहनें हैं, मीनाक्षी रित्ती की बहन है, जो पलक का बेटा है, अलका रित्ती की क्या लगती है। देखिए इस प्रश्न को हम लोग ओरली भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल वाला प्रश्न नहीं है, इजी प्रश्न है। लेकिन मैं ट्री मेथड से भी बताऊंगा, क्योंकि जो आपका ब्लड रिलेशन का प्रश्न होता है ना, कई दफ़ा हमें लगता है कि हम सही आंसर ला रहे हैं लेकिन गलत हो जाता है। इसलिए मैं सलाह देता हूं कि आप लोग ट्री मेथड से ही किया करिए। ठीक है, चलिए ट्री मेथड से ही डायरेक्ट बताते हैं आपको। बोला जा रहा है कि अलका और पलक बहनें हैं, बना लेते हैं, कोई बात नहीं। अलका जी को बना लेते हैं यहाँ पे, और क्या है आपकी पलक है, आपकी क्या है पलक है, ये लोग क्या है बहनें हैं। बहन होंगी तो माइनस माइनस। मीनाक्षी क्या है, ऋतिक की बहन है, कोई बात नहीं भैया, मैं यहाँ पे ऋतिक लिख लेता हूँ। ठीक है, ऋतिक की बहन कौन सी है, मीनाक्षी है, शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, और ऋतिक क्या हो जाएगा आपका, लड़का है तो प्लस हो जाएगा, मीनाक्षी माइनस हो जाएगी। अब बोला है कि जो पलक का बेटा है, यानी कि जो किसके लिए बात हो रहा है, ऋतिक के लिए। ऋतिक क्या है, पलक का बेटा है, बना लेते हैं। ऋतिक क्या है, पलक का बेटा है, तो अलका ऋतिक की क्या लगती है, अलका जो है ऋतिक की क्या लगती है। अब देखिए अलका और पलक क्या है, बहनें हैं, तो पलक का जो लड़का होगा वो अलका को क्या बोलेगा, मौसी ही तो बोलेगा ना, सिंपल सी बात है, क्या बोलेगा, मौसी ही तो बोलेगा ना, क्योंकि अलका और पलक बहनें हैं और पलक क्या लड़का ऋतिक है, तो ऋतिक अलका को मौसी बोलेगा। किस ऑप्शन में मौसी दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक बच्चा जो पूर्व दिशा में था वह घड़ी की विपरीत दिशा में 400 डिग्री और फिर घड़ी की दिशा में 220 डिग्री मुड़ता है, अब वह किस दिशा में है। देखिए यह क्वेश्चन क्या है कि समझने वाली बात है। इसमें क्या किया जा रहा है, डायरेक्शन भी है आपका, क्लॉक का भी कंसेप्ट इसमें छुपा हुआ है। एक बात तो आप लोग सिंपल सा समझिए मेरी बात, कि ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, और नीचे साउथ होता है, इधर आपका ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। अगर मैं इसमें क्लॉक वाइज की बात करूं तो डायरेक्शन यही होगा ना, कि यानी ऐसे चल रहा है, बात समझिएगा। और एंटी क्लॉक वाइज की बात करूं, यानी विपरीत दिशा में घड़ी के, तो ऐसे चलेगा, यही तो बात होगा ना। अब ध्यान से समझिएगा। ओके, इतना बात तो क्लियर हुआ होगा। बोला है कि एक बच्चा जो पूर्व दिशा में था, कोई बात नहीं, हमने पूर्व दिशा में एक बच्चे को बना दिया, यानी ईस्ट की तरफ उसका चेहरा होगा। ठीक है, वह घड़ी की विपरीत दिशा में 400 डिग्री और फिर घड़ी की दिशा में 220 डिग्री मुड़ता है। अब ध्यान से समझिएगा, जब ये 400 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में घूमेगा और उसके बाद पुनः जब 220 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमेगा, तो एक्चुअल में ये कितना विपरीत दिशा में घूमेगा भैया, मान लीजिए 400 ये घूम गया, ध्यान से समझिए। अब क्या करता है कि ये घड़ी की दिशा में पुनः 220 डिग्री घूमेगा, तो 220 डिग्री अब यहाँ से कम होना शुरू हो जाएगा, होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, होगा ना। तो हम डायरेक्ट यही कर लेते हैं ना कि 400 तो क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज घुमा, तो 220 क्लॉक वाइज घुमा, तो एंटी क्लॉक वाइज कितना एक्चुअली में घुमा है, 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री एक्चुअल में घुमा है। तो ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए 180 घुमाया पूरब की तरफ था, तो 180 घूमेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज विपरीत, तो 90 तो यही हो गया, और पुनः ये 90, यानी कि ये यहाँ पे आ गया बच्चा, जो एक बच्चा था, यानी कितना घूम गया, 180 घूम गया। और तो पूछा क्या था कि अब वह किस दिशा में है, तो अब वह पश्चिम की दिशा में है, क्योंकि ये साइड कौन सा है, पश्चिम है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। आपका सिलॉक्स का प्रश्न है। कथन क्या है कि सभी पलंग चरपाई हैं, सभी सोफा पलंग हैं। इसको करने का सिंपल तरीका ये होता है, कई लोग तो इसको 100 से करते हैं, 50 से करते हैं, लेकिन मैं फिगर बना के आपको सलाह दूंगा, आप लोग इससे भी करिए, ये मेथड भी अच्छा होता है। बोला गया है कि सभी पलंग चरपाई हैं और सभी सोफा पलंग हैं। हाँ, सभी सोफा क्या है, पलंग है, बना लेते हैं। सभी सोफा क्या है, आपका पलंग है, कोई दिक्कत नहीं, बना लेते हैं।
और बोले हैं कि सभी पलंग चरपाई हैं। सभी पलंग क्या हैं? चरपाई हैं। बना लिया मैंने डायग्राम। अब निष्कर्ष देखते हैं कौन सा निकल सकता है। सभी सोफा चरपाई हैं। सभी सोफा चरपाई हैं, बिल्कुल बात सही है, यानी पहला सही है। कुछ पलंग सोफा है, कुछ पलंग सोफा है, ये भी बिल्कुल बात सही है, यानी कि हमारा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।